हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स देखिए, आज इस वीडियो में हम लोग 69th बीपीएससी पीटी एग्जाम 2023 के लिए एडुटेरिया का जो नया ऑफलाइन टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया गया है। जी फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं एडुटेरिया टेस्ट सीरीज ऑफलाइन बीपीएससी 69th प्रीलिम्स 2023 टेस्ट नंबर 1। यह एडुटेरिया का जहाँ सेंटर है पटना में, वहाँ पर चलाया जा रहा है और यह पेड टेस्ट सीरीज है। इसका हम लोग टेस्ट नंबर 1 को कवर करेंगे। फ्रेंड्स ध्यानपूर्वक वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप 69th बीपीएससी पीटी का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी 69th बीपीएससी से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन आज की स्टार्ट करते हैं। पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और जब सेशन समाप्त होगा तो इसे कम से कम एक ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया कि आज इस वीडियो में हम लोग 69th बीपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम 2023 के लिए एडुटेरिया का जो नया टेस्ट सीरीज ऑफलाइन स्टार्ट किया गया है उसके टेस्ट नंबर 1 को हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए, पहला प्रश्न पढ़ेंगे और ध्यान दीजिएगा, यहाँ ऑप्शन जो है ए, बी, सी और डी दिया गया है। चार ही ऑप्शन जो है एडुटेरिया के द्वारा इस बार जो 69th बीपीएससी के लिए ऑफलाइन टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया गया है उसमें दिया गया है। देखिए, पहला प्रश्न पढ़ेंगे कि निम्न में से कौन सा स्थल बिहार में नवपाषाण कालीन स्थलों में शामिल है। देखिए, अगर बात करें हम बिहार में नवपाषाण कालीन स्थलों में शामिल कौन कौन से हैं, तो फ्रेंड्स यह वैशाली का चेचर है, रोहतास का सेनुवार है, पटना का मनेर है, गया का ताराडीह है और सारण का चिरांद है। यहाँ पर देखिएगा, रोहतास का सेनुवार, गया का ताराडीह, सारण का चिरांद, पटना का मनेर, ठीक है, वैशाली का चेचर, याद रखेंगे आप लोग। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, उपरोक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर मिलान करना है। एक तरफ सूची 1 में लेखक दिया गया है, दूसरी तरफ उनकी रचनाएं दी गई हैं। मेगास्थनीज की रचना कौन सी है, तो फ्रेंड्स यह इंडिका है। टॉलमी की कौन सी रचना है, तो यह ज्योग्राफिका है। प्लिनी का नेचुरल हिस्टोरिका और हेनस्वांग का सी यू की। तो इसको आप लोग मिला लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे और वीडियो के लास्ट में आप सभी लोग अपना अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा। और अगर आप बीपीएससी के द्वारा जो बिहार में 7th फेज टीचर भर्ती का एग्ज़ाम लिया जाएगा 2023 में, उसको देने वाले हैं तो भी यह वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय हीनयान से संबंधित है। अब हीनयान और महायान, आपको याद होगा कि यह जो चौथी बौद्ध संगति हुई थी कनिष्क के शासनकाल में, उसमें यह दो शाखाएं बनी थी बौद्ध धर्म की। इसमें पूछा गया है कि हीनयान से संबंधित है, तो हीनयान से संबंधित जो है यह आपका वैभास्क है और सौतांत्रिक है। यहाँ मैं लिखता हूँ वैभास्क और सौतांत्रिक। तो यहाँ पर देखिए सौतांत्रिक दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, यह हीनयान से संबंधित है। वैभास्क का भी नाम आप याद रखेंगे। चलिए, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। नहीं पूछा गया। प्रश्न को जब भी आप पढ़ेंगे फ्रेंड्स ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। देखिए, हड़प्पा सभ्यता के लोग प्रकृति पूजक थे, सही है। इन्होंने विशाल पूजा स्थलों का निर्माण करवाया था, ये स्टेटमेंट गलत दिया गया है। चूंकि देखिए सैंधव सभ्यता में मंदिर के प्रमाण नहीं मिले हैं, ठीक है। जादू टोना में भरोसा करते थे, सही है। पूछा गया कि सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन जो है 483 ईसा पूर्व में। कब? 483 ईसा पूर्व में राजगृह में हुआ था, अजात शत्रु के शासनकाल में, और इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने किया था। तो इनमें से कोई नहीं राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा जो है कहाँ पर हुआ था, वैशाली में। तीसरा पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में, और चौथा कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अग्रहार के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। अब देखिए, ये अग्रहार जो शब्द है यह गुप्त काल से संबंधित है, ठीक है। गुप्त काल में मंदिरों और ब्राह्मणों को दान में दी जाने वाली भूमि अग्रहार कहलाती थी। तो यहाँ पर देखिएगा, यह ब्राह्मणों को दान दी गई भूमि थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्त काल में अपहृत भूमि के अंतर्गत किस प्रकार की भूमि को रखा जाता था।
अगर आपको आंसर पहले से पता है फ्रेंड्स तो आप आंसर कमेंट में देकर के बताते चलिएगा। देखिए यहाँ पर अपहृत भूमि पूछा गया है, तो अपहृत भूमि बिना जोती गई जंगली भूमि को, बिना जोती गई जंगली भूमि को जो है कहा जाता था। ठीक है, जोतने योग्य जो भूमि नहीं होती थी उसको खील कहा जाता था, और कृषि योग्य जो भूमि होती थी उसको क्षेत्र भूमि कहा जाता था, क्षेत्र भूमि। ठीक है, जो भूमि खेती के लिए उपयुक्त होती है यानी कि कृषि योग्य है उसको क्षेत्र भूमि कहा जाता था। जो भूमि जोती नहीं जाती थी यानी कि जोतने योग्य नहीं होती थी उसको खील भूमि कहा जाता था, और बिना जोती गई जंगली भूमि को अपहृत भूमि कहा जाता था। अगला प्रश्न है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एडुटेरिया 69th बीपीएससी पीटी टेस्ट 1 है यह। ठीक है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से चीनी यात्री ने बौद्ध शिक्षा केंद्र नालंदा की यात्रा किया था। नालंदा की यात्रा इनमें से हेंसवांग भी किया था, इत्सिंग भी किया था और फाइयान ने भी किया था। हेंसवांग हर्षवर्धन के काल में आया था, फाइयान जो आया था यह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा कि निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सिकंदर द्वितीय की उपाधि ग्रहण की थी। सिकंदर द्वितीय यानी कि बात करें सिकंदर सानी या अलेक्जेंडर द सेकंड, यह उपाधि धारण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, चलिए प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय का संबंध विजयनगर के किस राजवंश से था। तो कृष्णदेव राय जो थे फ्रेंड्स यह विजयनगर साम्राज्य का जो तुलुब वंश था उसके सबसे प्रतापी शासक थे। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन कादरी सिलसिले का संस्थापक था। कादरी सिलसिले का संस्थापक जो है यह शेख अब्दुल कादिर गिलानी, शेख अब्दुल कादिर गिलानी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और यह सिलसिला जो था खास तौर पर पंजाब में जो है प्रसिद्ध था। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि मुगल काल में टोडरमल द्वारा किस वर्ष दहसाला प्रणाली की शुरुआत की गई। फ्रेंड्स हमारे चैनल के माध्यम से बीपीएससी की प्रीवियस ईयर से कई वर्षों से 2-3 साल से काफ़ी अच्छे तरीके से तैयारी कराते चला आ रहा है हमारा चैनल। तो अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स यह 1580 में जो है स्टार्ट किया गया था दहसाला बंदोबस्त, दहसाला प्रणाली। ठीक है, टोडरमल बंदोबस्त भी इसको कहा जाता है। मध्यकालीन भारत में रहट किससे संबंधित था। रहट जो था मध्यकालीन भारत में यह सिंचाई का साधन हुआ करता था। पानीपत का जो युद्ध हुआ था उस समय मराठाओं का पेशवा कौन था। अच्छा, ये पानीपत का तीसरा लड़ाई जो हुआ था उसकी बात यहाँ पर की जा रही है। यह अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य हुआ था। कब हुआ था, तो 1761 में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें मराठाओं की हार हुई थी और अहमद शाह अब्दाली जीत गया था। और उस समय मराठाओं का जो पेशवा थे ये कौन थे, तो बालाजी बाजीराव थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य जो है लॉर्ड डलहौजी के समय नहीं हुआ था, नहीं पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए चूंकि ये सारे कार्य जो हैं लॉर्ड डलहौजी के समय में ही हुए थे। लॉर्ड डलहौजी जो है इसी ने व्यापगत नीति यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स शुरू किया था। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। और कुशासन का आरोप लगा करके 1856 में डलहौजी ने अवध का विलय अंग्रेजी समाज में कर लिया था, अंग्रेजी साम्राज्य में कर लिया था। तो इसमें से सही नहीं है, तो चूंकि सारे के सारे सही हैं तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। उसके बाद देखिए ब्रिटिश शासन के दौरान सर्वप्रथम सिविल सेवा की परीक्षा निम्नलिखित में से किसने पास की थी। तो सर्वप्रथम सिविल सेवा की परीक्षा ब्रिटिश शासन के दौरान जो है सत्येंद्रनाथ टैगोर ने पास किया था। ये पहले आईसीएस अधिकारी थे। तो इनमें से कोई नहीं जो है, उपरोक्त में से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र अवध राज्य का संस्थापक था। तो ये फ्रेंड्स कौन था, तो ये था सादत खां। इसको जो है बुरहान उल मुल्क की उपाधि दी गई थी सादत खां को, ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के माध्यम से महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया था। मत देने का अधिकार, वोट देने का अधिकार। तो ये भारत सरकार अधिनियम 1919 जिसको कि मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहा जाता है, इसी के तहत जो है महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया था। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने कहा था भारत के राष्ट्रीय विकास के लिए विदेशी पूंजी एक अनिवार्य शर्त है। तो ये स्टेटमेंट जो है यह किस गवर्नर जनरल का है, तो फ्रेंड्स यह कहा था लॉर्ड कर्जन ने। इसी के समय बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रमुख भूमिका थी। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ था, इन्होंने प्रमुख भूमिका निभाई थी इसमें।
नागपुर झंडा सत्याग्रह, ये हुआ था 1923 में, 1923 में। इसमें भी इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, नेतृत्व किया था। उसके बाद देखिए वलसाड़ सत्याग्रह, ये भी 1923-24 में हुआ था और इसमें भी सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका थी। तो इन तीनों में इनकी प्रमुख भूमिका थी। तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, एक से अधिक। मैं नास्तिक क्यों हूँ, मैं नास्तिक क्यों हूँ, वाई आई एम एन एथेइस्ट, ठीक है, वाई आई एम एन एथेइस्ट, ये जो है पूछा गया है कि लेख किसने लिखा था। तो फ्रेंड्स यह लेख जो है लिखा है भगत सिंह ने, ठीक है, ध्यान रखेंगे भगत सिंह जी इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। और लाहौर सेंट्रल जेल में कैद के दौरान जो है इन्होंने यह लेख लिखा था। अगला प्रश्न है कि गांधी जी द्वारा किस वर्ष वर्धा से अपनी हरिजन यात्रा आरंभ की गई थी। तो ये स्टार्ट किया गया था वर्धा से हरिजन यात्रा गांधी जी के द्वारा नवंबर 1933 में, नवंबर 1933 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि फ्लाउड आयोग का संबंध निम्नलिखित में से किससे था। फ्लाउड आयोग 1938 में, 1938 में बंगाल सरकार के द्वारा स्थापित यह एक भू राजस्व आयोग है। तो भू राजस्व राइट आंसर हो जाएगा। कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस का संविधान तैयार किया गया था। तो ये कांग्रेस का 1908 का मद्रास अधिवेशन में। उसके बाद देखिएगा कि लैंड होल्डर्स सोसाइटी का गठन किस वर्ष हुआ था। बीपीएससी का यह फेवरेट क्वेश्चन 1838 में, यहाँ ऑप्शन में दिया भी गया है, 1838 में किया गया था द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक लंदन में आयोजित प्रथम गोलमेज सम्मेलन के संदर्भ में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, नहीं पूछा गया है। तो देखिए चूंकि दलितों का नेतृत्व भीमराव अंबेडकर जी ने किया था, ठीक है, भीमराव अंबेडकर और तेज बहादुर सप्रू, ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में इन दोनों लोगों ने भाग लिया था, इसको आप ध्यान रखेंगे। दलित वर्ग का इन्होंने प्रतिनिधित्व किया था व्यापारी होमी मोदी और सिख सरदार संपूर्ण सिंह। तो इनमें से पूछा गया सुमेलित नहीं है, तो चूंकि सारे सुमेलित हैं तो ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर इसका हो जाएगा, कोई नहीं। चलिए अहमदिया आंदोलन का संस्थापक कौन था। अहमदिया आंदोलन का संस्थापक कौन था। अहमदिया आंदोलन का संस्थापक जो है याद रखेंगे ये कौन थे, मिर्ज़ा गुलाम अहमद। 1889 में अहमदिया आंदोलन स्टार्ट किया गया था 1889 में, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिर्ज़ा गुलाम अहमद हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस भारतीय ग्रंथ का अंग्रेजी में अनुवाद सर विलियम जोन्स ने किया था। विलियम जोन्स से आपको याद आया होगा, इन्होंने है फ्रेंड्स याद रखेंगे, विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में किया था। 1784 में इन्होंने मनुस्मृति और अभिज्ञान शाकुंतलम, मनुस्मृति और अभिज्ञान शाकुंतलम का जो है अंग्रेजी में अनुवाद किया था। तो यहाँ पर देखिए अभिज्ञान शाकुंतलम दिया गया है। भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद चार्ल्स विल्किंस ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खां को किस षड्यंत्र केस के तहत फांसी की सज़ा दी गई थी। तो काकोरी में जो कांड हुआ था, काकोरी ट्रेन एक्शन इसका नाम अब रखा गया है उत्तर प्रदेश के सरकार के द्वारा। ये आपको याद होगा कि यह घटना जो है 9 अगस्त 1925 को हुई थी, ठीक है। और इसी केस में जो है, इसी षड्यंत्र केस में, काकोरी षड्यंत्र केस में रामप्रसाद बिस्मिल जी को और अशफाकुल्ला खान जी को जो है फांसी की सज़ा दी गई थी। चलिए नेक्स्ट, और दिल्ली षड्यंत्र केस में आपको याद होगा, दिल्ली षड्यंत्र केस में बाल मुकुंद, अवध बिहारी, मास्टर अमीन चंद को फांसी की सज़ा दी गई थी। सैंडर्स हत्या केस में भगत सिंह थे, इसमें सुखदेव थे, राजगुरु थे। लाहौर षड्यंत्र आपको याद भी होगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान पहली बार व्यापक स्तर पर वंदे मातरम का प्रयोग किया गया था। वंदे मातरम का प्रयोग जो किया गया था यह स्वदेशी आंदोलन के समय व्यापक रूप से किया गया था। स्वदेशी आंदोलन दरअसल बंगाल विभाजन के विरुद्ध में हुआ था और स्टार्ट पूछा जाता है 7 अगस्त 1905 को, 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी, ठीक है। अच्छा, बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुआ था, तो 20 जुलाई 1905 को। और यह प्रभावी कब हुआ था बंगाल विभाजन, तो 16 अक्टूबर 1905 को। चलिए इतने सारे पॉइंट्स मैंने आपको बता दिया। एक प्रश्न के साथ साथ 3-4 क्वेश्चन मैं आपका कवर करवाते चलूंगा। किस यूरोपियन कंपनी का भारत में सबसे अंत में आगमन हुआ था। सबसे लास्ट में फ्रांसीसी आए थे। इनमें से कोई नहीं राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है कि, और इसमें से अगर आप देखेंगे तो इनमें से अगर निम्न में से, तो स्वीडिश होगा, लेकिन यहाँ पर निम्न में शब्द नहीं जोड़ा गया है, तो सबसे लास्ट में फ्रांसीसी आए थे।
उसके बाद देखिए किस उत्तरकालीन मुगल शासक ने औरंगजेब द्वारा आरोपित जजिया कर को समाप्त कर दिया था। अब यहाँ पर ध्यान से जरा आप सुनेंगे, ठीक है। देखिए औरंगजेब ने पुनः जजिया कर को शुरू किया था। जजिया कर को अकबर ने समाप्त किया था, ठीक है, लेकिन पुनः जो है औरंगजेब ने शुरू कर दिया। उसके बाद जहांदार शाह औरंगजेब के द्वारा आरोपित, तो औरंगजेब के द्वारा जब शुरू किया गया था तो जहांदार शाह जो था, ठीक है, उसने इसको समाप्त कर दिया था। जहांदार शाह, इसको लंपट मूर्ख कहा जाता है जहांदार शाह को। और लाल कुंवर, यहाँ मैं लिखता हूँ, इसकी प्रेमिका का नाम था लाल कुंवर, जिससे कि यह काफ़ी प्रभावित था। और थोड़ा सा जजिया कर का इतिहास जान लीजिएगा। औरंगजेब ने पुनः इसको चालू किया, जहांदार शाह ने इसको ख़त्म कर दिया। इसके बाद फिर फर्रुखसियर ने इसको जो है हटाया बाद में, ठीक है, और फिर फर्रुखसियर ने चालू भी कर दिया। और अंत में, सबसे अंत में मोहम्मद शाह रंगीला ने इसको जो है जयसिंह के अनुरोध पर जजिया कर को सदा के लिए समाप्त कर दिया। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि नील किसान विद्रोह किस वर्ष हुआ था। नील किसान विद्रोह जो है यह हुआ था 1859-60 में। उसके बाद देखिए 18 फरवरी 1946 को शाही नौसेना विद्रोह का प्रारंभ किस स्थान से हुआ था। तो फ्रेंड्स यह हुआ था मुंबई से। कहाँ से? मुंबई से हुआ था शाही नौसेना विद्रोह का प्रारंभ 18 फरवरी 1946 को। इंडियन मुसलमान, यह बुक है, इसको लिखा किसने है? तो फ्रेंड्स इंडियन मुसलमान को लिखा है विलियम विल्सन हंटर, ठीक है, विलियम विल्सन हंटर ने लिखा है इसको, ठीक है, इस बुक को। तो इनमें से कोई नहीं राइट आंसर हो जाएगा। और एक पुस्तक है भारत के वफादार मुसलमान, इसको लिखा है सर सैयद अहमद खान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के चुनाव आयोग के संबंध में कौन सा कथन इसमें से सत्य दिया गया है। हमारे देश में चुनाव एक स्वतंत्र और स्वायत्त चुनाव आयोग द्वारा करवाए जाते हैं, ठीक है। मुख्य चुनाव की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, सही है। चुनाव आयुक्त तो सरकार के प्रति जवाबदेह होता है, ये गलत हो जाएगा। तो केवल एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए असत्य कथन पर विचार करिए। तो देखिए मिजोरम और नागालैंड में लोकसभा की सीटें समान हैं, बिल्कुल एक एक सीट है यहाँ पे, ये सही हो गया। सभी केंद्र शासित प्रदेश में लोकसभा की सीटें समान हैं, नहीं ये गलत है, समान नहीं है सभी जगह। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें सर्वाधिक हैं, सही है। तो असत्य कथन पर विचार करना था, तो ऑप्शन नंबर बी असत्य है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के लिए मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया है। तो देखिए ये तीसरे स्थान पर रखा गया इसको, ठीक है। और पहले स्थान पर संविधान कहा गया है मूल कर्तव्य में कि प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रीय गान का जो है आदर करे। ये पहला पर रखा गया है इसको, और तीसरा पर इसको रखा गया है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने हेतु न्यायालय कौन सी रिट जारी करेगा। अब देखिए आर्टिकल 32, इसके तहत सुप्रीम कोर्ट को 5 प्रकार का रिट जारी करने का अधिकार है। और अगर हम बात करें आर्टिकल 226, इसके तहत जो है हाई कोर्ट को, यानी कि उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार है। 5 रिट कौन कौन से हैं फ्रेंड्स? तो ये आपका हो जाएगा परमादेश, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण, 3 यहाँ पर दिए गए हैं, चौथा प्रतिषेध और 5वां बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। तो कौन सा गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने हेतु रिट जारी करेगा न्यायालय? तो इसका नाम है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जो कि ऑप्शन में नहीं है। चलिए मौलिक अधिकार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। संविधान के अनुच्छेद 17 के अनुसार, 17 में आपको याद है ना, छुआछूत अस्पृश्यता का अंत है। पढ़िए, संविधान के अनुच्छेद 17 के अनुसार किसी भी दलित को मंदिर में प्रवेश करने से, पढ़ने से और सार्वजनिक सुविधाओं का इस्तेमाल करने से नहीं रोका जा सकता है। वही बात है, अस्पृश्यता का अंत किया गया है, सही है। और समानता का सिद्धांत है अनुच्छेद 15 में, तो ये भी सही है। तो 1 और 2 दोनों सही है, ठीक है। पूछा गया कौन सा कथन सत्य है, तो दोनों कथन सत्य है। भारतीय संसद में राज्यसभा सदस्यों का चुनाव होता है। तो राज्यसभा का चुनाव जो होता है सदस्यों का, राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को द्वारा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन 8वीं अनुसूची के भाषा से संबंधित नहीं है। तो इसमें से देखिए कौन सा संबंधित नहीं है, तो ये 26वां हो जाएगा। 21वां देखिए, इसके तहत जो है सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था, ये 1967 में हुआ था। और 71वां जो कि 1992 में हुआ था, इसके तहत कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। यह संबंधित नहीं है 8वीं अनुसूची में, 22 भाषा है, इसको भी ध्यान रखेंगे आप।
सर्वप्रथम एक निर्वाचित संविधान द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव दिया गया था? तो फ्रेंड्स यह दिया गया था क्रिप्स मिशन के द्वारा, क्रिप्स मिशन के द्वारा। चलिए, निम्न में से कौन ऐसे राष्ट्रपति हैं जो उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व, जो राष्ट्रपति बनने से पूर्व उपराष्ट्रपति भी बने थे? तो बीबी गिरी भी थे और आर वेंकटरमन भी थे, शंकर दयाल शर्मा भी थे। तो ऑप्शन नंबर डी एक से अधिक राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन एक सुमेलित नहीं है? इसमें से सुमेलित नहीं है तो देखिए, इनमें से मेनका गांधी बनाम भारत संघ सुमेलित है, विदेश भ्रमण। ठीक है, पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ, ये भी सही है, निजता का अधिकार। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ, पिछड़े वर्गों के आरक्षण के लिए। तो ये सारे के सारे सुमेलित हैं। तो पूछा गया सुमेलित नहीं है, तो चूंकि सारे सुमेलित हैं तो इनमें से कोई नहीं राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय घास के मैदान नहीं है? अब यहाँ पर देखिए, ये सारे के सारे उष्णकटिबंधीय घास के ही मैदान है, सामाना, कंपोस और लानोस। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सारे हैं, तो उपरोक्त में से कोई नहीं राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, लानोस घास का मैदान जान लीजिए कहाँ पर है, तो ये वेनेजुएला और कोलंबिया में है। ठीक है, कंपोस ब्राजील में है और सामाना आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि कहाँ पर है। चलो उसके बाद देखिएगा कि लवणता कितने ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है? तो लवणता जो है ये 1000 ग्राम जल में मौजूद 1 ग्राम नमक की मात्रा होती है। ठीक है, तो 1000 ग्राम जल में मौजूद 1 ग्राम नमक की मात्रा होती है। पृथ्वी पर उपलब्ध संपूर्ण जल के महासागरीय जल के बाद, महासागरीय जल के बाद दूसरा प्रमुख जल क्षेत्र कौन सा है? तो महासागरीय जल के बाद दूसरा प्रमुख जल क्षेत्र है ये बर्फ छत्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित खगोलीय स्थिति किस घटना को प्रकट करती है? ये सिनारियो जो है यह किसको प्रकट करता है? तो देखिए फ्रेंड्स, आपने पढ़ा होगा कि जब सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी क्रमशः एक सीधी रेखा में आ जाते हैं तो सूर्य ग्रहण होता है। तो एक तो कंडीशन ये हो गया सूर्य ग्रहण। अच्छा, अब आपके मन में चंद्र ग्रहण वाला भी विचार आ रहा होगा। तो देखिए, जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच में आता है, जब पृथ्वी, ये आपका अर्थ है, जब पृथ्वी, मैं अर्थ लिख देता हूँ, जब पृथ्वी, चंद्रमा, यहाँ पर मून लिख देता हूँ, चंद्रमा और सूर्य के बीच में आता है तब चंद्र ग्रहण लगता है। तो ये वाला कंडीशन तो नहीं बनेगा। और देखिए, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी सीधी रेखा में आते हैं तब बृहत ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। तो ए और सी हो जाएगा, यानी कि एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। जनसंख्या परिवर्तन के लिए कौन सा कारक उत्तरदायी है? तो जनसंख्या परिवर्तन के लिए जन्म, मृत्यु और प्रवास ये उत्तरदायी कारक हैं। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? सही सुमेलित इसमें से कौन सा है? तो देखिए, पेंटागोनिया जो है फ्रेंड्स यह अर्जेंटीना और चिली में है, तो ये अर्जेंटीना सही है। अटाकामा चिली में है, तो ये गलत है। काराकुम कहाँ पर है? काराकुम जो है ये तुर्कमेनिस्तान में है, तो ये भी गलत हो गया। तो सही सुमेलित है ऑप्शन नंबर ए। चलो उसके बाद देखिएगा कि 15 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर दिन के 2 बज रहा हो तो उसी समय 45 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कितना बज रहा होगा? बताइए, इसका राइट आंसर आप बताएंगे मुझे कमेंट करके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि लेब्राडोर जलधारा अवस्थित है। तो लेब्राडोर जो है, ध्यान दीजिएगा, लेब्राडोर जो है फ्रेंड्स यह उत्तरी अटलांटिक महासागर की एक शीतल जलधारा है और उत्तरी अमेरिका और ग्रीनलैंड यानी कि कनाडा और ग्रीनलैंड के मध्य है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। वायुमंडल की किस मंडल में अंतरिक्ष में प्रवेश करने पर उल्का पिंड इस परत में आ जाने पर जल जाते हैं? तो ये मंडल मध्यमंडल है। ठीक है, कोरल सागर कहाँ अवस्थित है? कोरल सागर जो है यह अवस्थित कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स यह अवस्थित है ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में कोरल सागर स्थित है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 2021-22 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की स्थिर कीमत पर वृद्धि दर कितनी है? स्थिर कीमत पर वृद्धि दर जो है ये 11% है। उसके बाद देखिए, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्तमान में बिहार राज्य में शहरीकरण का स्तर क्या है? देखिए, अगर हम बात करें, ध्यान से ज़रा एक बार सुनिएगा, तो ये बिहार का 17वां आर्थिक सर्वेक्षण है। ठीक है, याद रखेंगे, ये 17वां आर्थिक सर्वेक्षण है और बिहार की विकास दर इसमें 10.98% है। यानी कि विकास दर के मामले में बिहार जो है देश में तीसरे नंबर पर आता है। इससे अव्वल जो राज्य हैं वो आंध्र प्रदेश हैं और राजस्थान है। यहाँ पर देखिए, शहरीकरण का दर पूछा गया है, तो ये 16.21% है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के जीएसडीपी का कितना प्रतिशत होने का अनुमान है?
तो ये 2.98% होने का अनुमान है। बिहार बजट 2023-24 के अनुसार बिहार का विकास दर कितना रहने का अनुमान है? तो यह अनुमान रहने का जो है यह आपका है 15.24%। केंद्रीय बजट 2023-24 में निर्धारित विकास की 7 प्राथमिकताएं, जिसे कि सप्तऋषि नाम दिया गया है, इसमें शामिल नहीं है। तो देखिए, चूंकि ये इनमें सभी ये शामिल हैं तो पर में से कोई नहीं राइट आंसर हो जाएगा। भारत के आरक्षित विदेशी मुद्रा कोषों में भारी गिरावट 2022 के दौरान आई है। आरबीआई के आंकड़े के अनुसार दिसंबर 2022 के अंत तक कुल विदेशी मुद्रा कोष कितनी राशि थे? तो फ्रेंड्स, ये जो था यह 562 अरब डॉलर था। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत देश में लगभग 81 करोड़ जनसंख्या को कितनी अवधि तक निःशुल्क अनाज उपलब्ध कराने की घोषणा केंद्र सरकार ने दिसंबर 2022 में की है? तो यह 1 वर्ष तक किया है। भंडारी समिति किससे संबंधित है? तो भंडारी समिति जो है यह संबंधित किससे है? तो भंडारी समिति जो है यह संबंधित है ग्रामीण बैंकों के पुनर्गठन और सुधार के लिए। तो इनमें से कोई नहीं राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से, यहाँ पर देखिएगा, निम्न में से किसके द्वारा अनवरत योजना का प्रतिपादन किया गया था? तो अनवरत योजना का प्रतिपादन गुनार मिर्डल और प्रोफेसर रैगनर फ्रिस ने किया था। तो यहाँ पर कोई नहीं राइट आंसर हो जाएगा। गुनार मिर्डल, ठीक है, याद रखेंगे, गुनार मिर्डल और प्रोफेसर रैगनर फ्रिस ने किया था। ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा गठित राष्ट्रीय नियोजन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो ये चार्ल्स डार्विन के द्वारा। विनाइट्रीकरण में भाग लेने वाले जीवाणु, तो इसमें से सभी हैं, ठीक है, साइनोबैक्टीरिया, माइक्रोबैसिलस और थायोबैसिलस। एक से अधिक हो जाएगा। घोंघा, सीप, कटल फिश, ऑक्टोपस, ये किस संघ के जीव हैं? तो ये मोलास्का के अंतर्गत आते हैं। पादप कोशिकाओं में वर्णक उपस्थित होता है। तो पादप कोशिकाओं में जो वर्णक उपस्थित होता है ये लवक में होता है। देखिए, निम्न में से उभयलिंगी पुष्पों की विशेषता है, उभयलिंगी पुष्पों की विशेषता है, बताइए। तो इसमें देखिए अंडप एवं पुंकेसर दोनों की उपस्थिति होती है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। कार्बोहाइड्रेट के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ग्लूकोज को रक्त शर्करा कहा जाता है। डाइसैकेराइड्स का जल संभव है अपघटन। पॉलीसैकेराइड जल में घुलनशील होता है, सही है। तो 1, 2, 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से किस खनिज की अनुपस्थिति में मानव शरीर में अंगघात का जोखिम बढ़ जाता है? तो यह पोटेशियम है। पोटेशियम राइट आंसर हो जाएगा। अग्नाशय में उपस्थित गामा कोशिकाओं में कौन से पदार्थ स्रावित होते हैं? तो यह पदार्थ जो स्रावित होता है इसका नाम है पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। चलिए, और बीटा कोशिकाओं से जो है इंसुलिन स्रावित होता है, आपको पता भी है। गामा कोशिका पूछा गया है। निम्न में से मानव शरीर के किस अंग में यूरिया का निर्माण होता है? तो फ्रेंड्स, यूरिया जो होता है ये लीवर में होता है। यकृत राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से प्रोटोजोआ जनित रोग, तो यहाँ पर देखिएगा मलेरिया और सोने की बीमारी, ये प्रोटोजोआ से संबंधित है। चेचक जो होता है ये वायरस से होता है। शुद्ध जल का त्रिक बिंदु कितने दाब पर होता है? अब यहाँ पर देखिए सारे ऑप्शन पास्कल में दिए गए हैं। देखिए, शुद्ध जल का त्रिक बिंदु जो होता है, जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए ये 4.58 mmHg, अगर इस तरह से अगर यूनिट दिया जाए mmHg में तो ये 4.58 पर, और यहाँ पास्कल दिया गया है तो पास्कल पर 611.657 पास्कल होता है। तो यहाँ पर देखिए 611.65 2 डिजिट तक दिया गया है, ठीक है। अगर त्रिक बिंदु पर दाब यहाँ पर पूछा गया, अगर त्रिक बिंदु पर टेम्परेचर पूछता तो ये 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड या 273.16 केल्विन, ठीक है। चलिए याद रखेंगे ये सब कोई इतना नहीं बताता है डिटेल में। 9.467 गुना 10 के पावर 15 का कोटि मान कितना है? तो इसका कोटि मान जो है यह 15 है। दूध से मक्खन बनाने वाली जो मशीन होती है यह किस पर क्रियाशील होती है? तो फ्रेंड्स, यह सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी कि अपकेंद्री बल पर। अगला प्रश्न है कि कार्य का मान किन किन कंडीशन में शून्य हो सकता है? तो बल एवं विस्थापन की दिशाएं परस्पर लंबवत हो, जब विस्थापन शून्य हो, जब आरोपित बल शून्य हो, इस कंडीशन में शून्य हो सकता है। एक से अधिक, किसी वस्तु का भार कहाँ पर जो है अधिकतम होता है? तो सबसे अधिक जो होता है ध्रुव पर होता है। कहाँ पर? ध्रुव पर होता है। तो ध्रुव इसका राइट आंसर हो जाएगा।
चलो उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित कथन पर विचार करें। परम दाब एवं मंडलीय दाब का अंतर गेज दाब कहलाता है। सही है। गेज दाब का मान हमेशा धनात्मक होता है। गलत है। गेज दाब का मान 0 भी होगा, निगेटिव भी होगा और पॉजिटिव भी होता है। तो ये वाला गलत हो जाएगा। निर्वात के दाब के सापेक्ष मापा गया तो परम दाब है। सही है। तो पूछा गया है कि सही कथन कौन सा है, तो 1 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पराश्रव्य ध्वनि तरंगों की आवृत्ति। पराश्रव्य, अवश्रव्य और एक श्रव्य ऑडिबल। ऑडिबल होता है कितना, तो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक, इसको श्रव्य ऑडिबल कहेंगे। 20 हर्ट्ज से जो कम होती है उसको अवश्रव्य कहा जाता है, और 20,000 हर्ट्ज से जो अधिक होती है इसको पराश्रव्य कहा जाता है। चलिए विशिष्ट ऊष्मा का एसआई इकाई क्या है। विशिष्ट ऊष्मा का एसआई इकाई जो होता है फ्रेंड्स, ये जूल पर किलोग्राम, ठीक है, पर किलोग्राम केल्विन होता है। तो देखिए इनमें से कोई नहीं ऑप्शन होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर देखिए जूल किलोग्राम, जूल पर किलोग्राम पर केल्विन लिखा गया है। ऐसा नहीं होता, जूल पर किलोग्राम केल्विन होता है, यहाँ पर केल्विन नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में लाल रंग का परास होता है, तो ये होता है 6200 एंगस्ट्रम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रम तक। विद्युत फ्यूज में इस्तेमाल किया जाने वाला मिश्र धातु का गुण, तो ये जो होता है निम्न गलनांक और उच्च प्रतिरोध का होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने स्थिर अनुपात के नियम को प्रतिपादित किया था, तो ये जोसेफ फ्राउस्ट है। ठीक है। कार्बन मुक्त परमाणु ऊर्जा से उत्पन्न होने वाले हाइड्रोजन का क्या नाम है, तो इस हाइड्रोजन का नाम जो है ये गुलाबी हाइड्रोजन है। गुलाबी हाइड्रोजन कार्बन मुक्त परमाणु ऊर्जा से उत्पन्न। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किसमें विद्युत संयोजी, सहसंयोजक एवं उप संयोजक तीनों प्रकार के बंध पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं उपरोक्त में से एक से अधिक सभी में। किण्वन का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके निर्माण में किया जाता है, तो शराब में भी होता है, दही में भी होता है, ब्रेड में भी होता है। तो उपरोक्त में से एक से अधिक राइट आंसर हो जाएगा। प्राकृतिक स्रोत तथा अम्ल यानी कि एसिड के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित है। दही एस्कॉर्बिक एसिड गलत है, संतरा एसिटिक एसिड गलत है, टमाटर और पालक में ऑक्जेलिक एसिड सही है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दही में लैक्टिक एसिड, संतरा में कौन सा, खट्टे में सिट्रिक एसिड पाया जाता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि अम्लीय जलीय विलयन में जल के साथ अभिक्रिया करके क्या अम्ल है, जलीय विलयन में क्या मुक्त करता है, तो H+ आयन। ठीक है। चलिए कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र, तो NaOH होगा। मिलेराइट किसका अयस्क है, मिलेराइट जो है ये अयस्क किसका है, तो निकेल का है। किसका है, निकेल का है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि एक अल्फा कण में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः कितनी होती है, तो 2-2 होती है, तो 2 और 2 राइट आंसर हो जाएगा। कृत्रिम रेशम किसे कहा जाता है, इसमें से कृत्रिम रेशम जो है यह किसको कहा जाता है, तो यह रेयॉन को कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में दुनिया की सबसे ऊंची भगवान शिव की प्रतिमा विश्वास स्वरूपम का अनावरण किया गया। विश्वास स्वरूपम, और अंग्रेजी में इसको कहेंगे स्टैचू ऑफ बिलीफ। ठीक है, स्टैचू ऑफ बिलीफ। ठीक है फ्रेंड्स, राजस्थान में किया गया है। 369 फीट इसकी ऊंचाई है। मीटर में बात करें तो 112 मीटर है, और यह भगवान शिव को समर्पित है। ऑप्शन नंबर बी राजस्थान होगा। वित्तीय अपराधों में शामिल साइबर क्राइम के विरुद्ध सीबीआई द्वारा किस ऑपरेशन की शुरुआत की गई है, तो यह ऑपरेशन जो है इसका नाम है ऑपरेशन चक्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में स्थित मोढेरा गांव को भारत का पहला, देखिए 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया है, तो मोढेरा जो है यह गुजरात में। मोढेरा का सूर्य मंदिर आपको याद होगा गुजरात में, सॉरी गुजरात, छत्तीसगढ़ नहीं, गुजरात। चलिए उसके बाद देखिएगा कि अक्टूबर 2022 में राष्ट्रपति ने राज्यसभा के लिए 4 सदस्यों को मनोनीत किया है। इनमें से कौन शामिल नहीं है, 4 सदस्य जो थे ये कौन कौन से हैं, तो पीटी उषा, विजेंद्र प्रसाद, इलैया राजा और वीरेंद्र हेगड़े। तो वीरेंद्र हेगड़े, विजेंद्र प्रसाद और इलैया राजा और पीटी उषा, ये 4 नाम याद रखेंगे। कपिल कपूर नहीं है इसमें। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा, तो ये तेलंगाना में किया जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में दुनिया का पहला सबसे ऊंचा मतदान केंद्र खोला गया है, पहला नहीं सबसे ऊंचा मतदान केंद्र, तो ये हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की काशी गंगा में। तो इनमें से कोई नहीं होगा, हिमाचल प्रदेश नहीं ऑप्शन में।
हाल ही में किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है? अब ये सबसे लंबा हो गया है, ये कर्नाटक का है, इससे पहले गोरखपुर था। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में आम आदमी पार्टी को भारतीय राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है। इस पार्टी को किस राज्य में राज्य पार्टी का दर्जा प्राप्त है? अब यहाँ पर सबसे पहले राष्ट्रीय पार्टी के बारे में जान लीजिए। टोटल इस समय 6 राष्ट्रीय पार्टी हैं। पहले 8 हुआ करती थी, लेकिन टीएमसी, एनसीपी और एक और पार्टी है भाकपा, ठीक है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, इसको जो है राष्ट्रीय पार्टी से हटा दिया गया है। तो पहले 8 थी, तो ये 3 हटा दिए गए, तो बच गए 5। अब इसमें एक जो है आम आदमी पार्टी को जोड़ दिया गया, तो अब ये 6 वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टी हैं, ठीक है। और ये पंजाब और दिल्ली हो जाएगा, तो एक से अधिक राइट आंसर इसका हो जाएगा। चुनाव आयोग द्वारा किस राज्य में 90% से अधिक मतदान प्रतिशत हासिल करने के लिए मिशन 929 लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया है त्रिपुरा में, ठीक है, त्रिपुरा में। अगला प्रश्न कि गणतंत्र दिवस परेड 2023 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये सारे के सारे कथन सही नहीं है, तो ऊपर इसमें से एक से अधिक राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी नहीं दिया गया, उत्तराखंड की झांकी को दिया गया था। भारत ने G20 की अध्यक्षता के दौरान किस फसल के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर देखिए IIRA वैश्विक पहल शुरू करने की योजना बनाई है? तो फ्रेंड्स यह बाजरा है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे आप। भारत द्वारा विकसित पहले 5G सक्षम ड्रोन को क्या नाम दिया गया है? इसको नाम दिया गया है स्काई हॉक, ठीक है। चलिए, दिसंबर 2022 में किस देश ने चांद की सतह पर पहला मिशन चंद्र रोवर राशिद को प्रक्षेपित किया है? तो यह देश है, इसका नाम है यूएई। यूएई नहीं ऑप्शन में, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, यूएई याद रखेंगे, चंद्र रोवर राशिद। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2023 में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? तो ये फिजी में किया गया है। तुर्की सीरिया में जो भूकंप आया था, भारत सरकार के द्वारा किस बचाव अभियान की शुरुआत की गई? तो यह ऑपरेशन दोस्त है। अगला प्रश्न है कि G20 शिखर सम्मेलन 2023 के संबंध में कौन सा कथन इसमें से सही नहीं है? देखिए, भारत ने 1 जनवरी 2023 से G20 का अध्यक्षता संभाली है, गलत है। औपचारिक रूप से 1 दिसंबर 2022 से ही भारत ने अध्यक्षता संभाल ली, तो ये सही नहीं है, बाकी सही है, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया का सबसे लंबा यात्री ट्रेन चलाया है? तो ये चलाया स्विट्जरलैंड ने। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधी समिति की बैठक किस देश में आयोजित की गई थी? तो ये किया गया था अपना प्यारा भारत में। भारत को मोटे अनाज के लिए वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से किस उत्कृष्टता केंद्र को बढ़ावा देने के लिए घोषणा सरकार ने बजट 2023-24 में की है? तो इसका नाम है भारतीय मोटा अनाज या बाजरा अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद। केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कितना प्रतिशत राजकोषीय घाटा का अनुमान लगाया गया है? तो यह अनुमान लगाया गया है 6.4% तक। केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार अप्रैल से सितंबर 2022 तक भारत में एफडीआई निवेश करने वाले शीर्ष 3 देश कौन से हैं? तो ये सिंगापुर है, मॉरिशस है और यूएई है। सबसे ज़्यादा सिंगापुर याद रखेंगे। निम्नलिखित में से किसे हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? हिंदी भाषा के लिए बद्री नारायण को दिया गया है। मार्च 2023 में 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में किया गया। पहली बार आयोजित अंडर-19 महिला क्रिकेट विश्व कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? तो ये भारत ने जीता है। उसके बाद कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना की शुरुआत की गई है? तो ये ओडिशा राज्य सरकार के द्वारा की गई है। मई 2023 में निम्नलिखित में से किसे विश्व बैंक का अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? विश्व बैंक के अध्यक्ष अब अजय बंगा हैं, ठीक है, भारतीय मूल के हैं। सितंबर 2022 में जारी मानव विकास सूचकांक 2021-22 के संबंध में कौन सा कथन सही है? इस सूचकांक में स्विट्जरलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ, सही है। भारत का स्थान 132वां है इसमें, ये गलत है। भारत का स्थान इसमें 131वां है, तो ये गलत है, पहला सही है। तो केवल कथन एक सही है, ठीक है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? इसका आयोजन गुजरात में किया गया, सही है। शुभंकर सावज था, सही है। 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन मध्य प्रदेश में किया जाएगा, ये गलत है। 37वां जो होगा ये गोवा में होगा, तो यही सही नहीं है।
बिहार विधानसभा में वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी द्वारा वर्ष 2022-23 में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया, इसके संबंध में कौन सा कथन सही है। अब मैंने आपको बताया कि 17वां आर्थिक सर्वेक्षण है और इसमें बिहार की जो आर्थिक विकास की दर रही है 10.98% रही है, तो दोनों सही हो जाएगा। आर्थिक विकास की दर के मामले में बिहार तीसरे स्थान पर, ये भी सही है। इससे ऊंचे जो राज्य हैं ये आंध्र प्रदेश है पहले नंबर पर और राजस्थान दूसरे नंबर पर है। तीसरे नंबर पर अपना राज्य बिहार है, तो उपरोक्त से एक से अधिक। ठीक है, ये तीनों के तीनों सही हैं। बिहार सरकार द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए लगभग कितने रुपए की कुल परिव्यय के साथ राज्य का बजट पेश किया गया। तो ये राज्य का बजट जो है ये कितना रुपया जो है पूछा गया, तो 2.26 लाख करोड़। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो चूंकि उस समय प्रधानमंत्री हुआ करते थे मोहम्मद यूनिस। ठीक है, तो मोहम्मद यूनिस से आंसर दिया गया है। स्वतंत्र भारत के पहले बिहार के पहले मुख्यमंत्री स्वतंत्र बिहार के श्री कृष्ण सिंह थे। उसके बाद कि बिहार विधानमंडल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पर देखिएगा बिहार विधानसभा सदस्यों की संख्या 243 है, तो यहाँ 343 है, यही सही नहीं है। बाकी देखिए ये दोनों स्टेटमेंट, विधानसभा में आरक्षित सीटों की कुल संख्या 40 है और विधान परिषद में 6 है, ये याद रखेंगे, ये प्रश्न बनता है। ठीक है, चलिए बिहार पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में सही सुमेलित नहीं है। प्रत्यक्ष चुनाव प्रमुख का नहीं होता है, जिला प्रमुख का जो होता है ये जो पंचायत समिति होते हैं समिति के द्वारा होता है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं अप्रत्यक्ष रूप से। उसके बाद देखिएगा कि बिहार विधानसभा के प्रथम चुनाव 1937 ईस्वी के बाद प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया था। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को नियुक्त किया गया था प्रोटेम स्पीकर। बिहार के राजकीय गीत को कब अपनाया गया। देखिए बिहार का राजकीय गीत को 2012 में अपनाया गया था, इसको लिखा है सत्यनारायण जी ने। ठीक है, और इसको संगीत दिया है हरिप्रसाद चौरसिया और शिव कुमार वर्मा ने। यहाँ पर ध्यान देंगे बिहार का जो राजकीय गीत है यह है मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत वंदन बिहार। मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत वंदन बिहार, तू वाल्मीकि की रामायण, तू वैशाली का लोकतंत्र, तू बोधि तत्व की करुणा है, तू महावीर का शांति मंत्र, तू नालंदा का ज्ञान दीप, तू ही अक्षत चंदन बिहार, तू है अशोक की धर्म ध्वजा, तू गुरु गोविंद की वाणी है, तू आर्यभट्ट, तू शेर शाह, तू कुंवर सिंह की बलिदानी है, तू बापू की है कर्मभूमि धरती का नंदनवन बिहार, तेरी गौरव माथा अपूर्व, तू विश्व शांति का अग्रदूत, लौटेगा हमारा स्वाभिमान, अब जाग चुके हैं तेरे सपूत, अब तू माथे का विजय तिलक, तू आंखों का अंजन बिहार, तुझको सत सत वंदन बिहार, मेरे भारत के कंधार। ये है बिहार का राजकीय गीत। चलिए उसके बाद निम्नलिखित में से किस महाजनपद का विस्तार वर्तमान बिहार राज्य क्षेत्र में नहीं था। तो चूंकि ये सारे के सारे बिहार में ही थे, मगध, अंग और वज्जी, तो उपरोक्त में से कोई नहीं राइट आंसर हो जाएगा। राजगीर के जैन मंदिर में किस सल्तनत शासक द्वारा दान देने के प्रमाण मिले हैं। तो यह शासक फिरोज शाह तुगलक है। अगला प्रश्न है कि प्रांतपति मानसिंह के समय बिहार की राजधानी कहाँ थी। तो ये रोहतास थी। निम्नलिखित में से कौन बिहार विभूति के नाम से प्रसिद्ध है। बिहार विभूति कहा जाता है अनुग्रह नारायण सिन्हा को। ठीक है, चलिए, और बिहार केसरी कहा जाता है श्री कृष्ण सिंह को। निम्नलिखित में से कौन सी नहर गंडक नदी से संबंधित है। तिरहुत, त्रिवेणी, दोन, ये तीनों संबंधित है, तो एक से अधिक। बिहार के प्रसिद्ध मलमास मेला का संबंध किस जिले से है। तो मलमास मेला राजगीर में लगता है, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नालंदा राजगीर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर बिहार में नहीं प्रभावित होती। अजय जो है यह दक्षिण बिहार में प्रभावित होती है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। घोघा झील कटिहार सही है, अनुपम झील रोहतास नहीं कैमूर होगा, सिमरी बख्तियारपुर सहरसा सही है, तो इसमें से ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए बिहार में रेलवे विद्युत इंजन कारखाना कहाँ स्थापित किया गया है। तो ये मधेपुरा है। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला 3 जिला, तो शिवहर, पटना, दरभंगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि दी गई श्रृंखला में, अब यहाँ से मैथ रीजनिंग का प्रश्न शुरू हो रहा है। आप बताइए कि 140 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का आंसर आपने सही से दिया। आपने स्कोर कमेंट करिए, तब तक मैं क्या करता हूँ कि मैथ और रीजनिंग का जो आंसर है फटाफट आपको बताते चलता हूँ। ठीक है, चलिए 121 लुप्त संख्या यहाँ पर 12 आएगा। उसके बाद 43 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये 4 होगा, तो 4 ऑप्शन में है ही नहीं, 4 मीटर नहीं ऑप्शन में, सॉल्व करेंगे 4 मीटर आएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। 144 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 145 का करेक्ट आंसर जो होगा ये बेटी हो जाएगा। 146 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 12,480 रुपया हो जाएगा। उसके बाद देखिए 147 का करेक्ट आंसर जो होगा ये 6720 हो जाएगा।
148 का करेक्ट आंसर 60 ग्राम हो जाएगा। 149 का करेक्ट आंसर जो होगा ये 34 हो जाएगा। और आखिरी क्वेश्चन है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये 2340 हो जाएगा।